हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा सीटेट दिसंबर का जो एग्ज़ाम है इस बार वो 15 दिसंबर को होगा। और हमारा जो सीटेट का पेपर 2 होता है जिसमें आपकी 60 मार्क्स का साइंस और मैथमेटिक्स का कंबाइंड पोर्शन आता है, उसमें 20 मार्क्स का आपका साइंस पूछा जाएगा, जिसमें आपको ये टॉपिक 6 to 8 की एनसीईआरटी से कंप्लीट करने हैं, जिसमें हम फूड वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और इस टाइम प्रेजेंटली हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हाउ थिंग्स वर्क, जिसमें से मैग्नेट का टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो हाउ थिंग्स वर्क के अंदर हमें दो सब टॉपिक पढ़ने के लिए उन्होंने दिए हैं, एक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट और दूसरा है मैग्नेट। तो मैग्नेट का जो चैप्टर था फन विद मैग्नेट क्लास 6 में वो मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो चैप्टर है वो हमारे 6th क्लास में भी है, 7th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी है। हम तीनों चैप्टर को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारा जो 6th क्लास एनसीईआरटी है साइंस की, उसमें चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? तो ऐसा सेल जो जिसके अंदर है ना केमिकल्स हमने फिल किए हुए हैं, और उस केमिकल को वो किस में कन्वर्ट कर सकता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। आपके घर में जो भी रिमोट के सेल होते हैं तो क्या होता है, उसको अगर कभी आप देखोगे ना निकाल के, तो उसके अंदर है ना आपको केमिकल्स दिखाई देंगे। ठीक है, उसमें है ना सॉलिड फॉर्म में पाउडर सा भरा रहता है, वो क्या होते हैं? केमिकल्स होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है वो क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर आप कोई भी सेल देखोगे उसके दो टर्मिनल होते हैं। जो उसकी मेटल कैप वाला हिस्सा होता है, आपको एक कैप सी दिखाई दे रही होती है, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जो उसका डिस्क वाला पार्ट होता है, अंदर दबा हुआ पार्ट होता है, वो उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करते हैं? जो उसके अंदर आपने केमिकल्स को फिल किया हुआ है, उसके अंदर से जो आपको पाउडर फॉर्म में दिखता है जो केमिकल्स है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। और जब उसके अंदर के सारे केमिकल यूज्ड अप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जो सेल है वो काम करना बंद कर देता है। कभी कभी आप है ना रिमोट से चैनल बदलने की कोशिश करते हो तो आप कहते हो कि चैनल बदला ही नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी केमिकल्स थे वो सब यूज्ड अप हो गए और अब उसकी इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। ठीक है, ये है हमारा एक सेल। तो देखो, जो आपका उठा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम मेटल कैप बुलाते हैं, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जो आपका एकदम ऐसे अंदर घुसा हुआ पार्ट होता है वो हमारा मेटल डिस्क होता है, जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सेल में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमारे सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद जो होता है, अगर आपने कभी बल्ब को ध्यान से देखा हो तो बल्ब में है ना आपको एक थिन सा वायर देखने को मिलता है, जिसमें से है ना बिजली चमक रही होती है, जिसके थ्रू उसमें बिजली चमक रही होती है, और इसको हम क्या बुलाते हैं? फिलामेंट बुलाते हैं। तो ऐसा पतला सा वायर जिसकी वजह से बल्ब जो आपका चमकता है उसको हम क्या बुलाते हैं? फिलामेंट बुलाते हैं। और जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का करंट फ्लो करेगा, जब वो इस वायर तक करंट फ्लो होके जा रहा होगा तो आपका बल्ब जलेगा। ठीक है, चमकेगा। अदरवाइज अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो आपका बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। और कभी कभी क्या होता है, आपका फिलामेंट खराब होता है, तो आपका फिलामेंट खराब है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो एक पतला सा वायर होता है हमारे बल्ब के अंदर जो लाइट दे रहा होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? फिलामेंट बुलाते हैं। देखो, मैंने आपके लिए पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें है ना हम करंट की डायरेक्शन को क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होता है। यानी कि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल मैंने आपको दिखाया था उससे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका करंट जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो जब आप अपने बल्ब के टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हो इलेक्ट्रिक सेल से, तो फिलामेंट तक करंट पहुंच जाता है और इसकी वजह से आपका बल्ब चमकने लग जाता है। ठीक है, कभी कभी होगा आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो नहीं चमकेगा। उसका कारण क्या होता है? या तो आपका सेल जो है वो सही से कनेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर आपका जो बल्ब है वो फ्यूज्ड है, उसका जो फिलामेंट है वो खराब हो रखा है, या फिर फिलामेंट टूट रखा है। बल्ब फ्यूज होने का क्या कारण हो सकता है? कि आपका जो फिलामेंट है जो लाइट को बाहर देगा वो टूट रखा है। उसके बाद आता है स्विच क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो स्विच है ना उस सिंपल डिवाइस का होता है, जैसे आपको अपने कमरे में है ना कोई पंखा चलाना है, कोई लाइट बंद करनी है, तो आप क्या करते हो? स्विच दबाते हो। ठीक है, तो स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है जो क्या करता है, या तो सर्किट को कंप्लीट कर देता है या फिर सर्किट को ब्रेक कर देता है। जैसे ही आप उसे ऑन करते हो तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप उसे ऑफ कर देते हो तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है और आपका जो डिवाइस है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो स्विच किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं?
किसी भी डिवाइस को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। उसके बाद आते हैं कंडक्टर्स। तो ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को हम इजीली पास कर सकते हैं उन्हें हम बुलाते हैं कंडक्टर्स। तो जैसे कि आपकी कोई भी मेटल की वायर होगी, कोई भी आपकी लोहे की कील होगी, ठीक है, कोई भी आपका मेटल होगा, वो सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इंसुलेटर्स हम उनको कहते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। अगर आप देखोगे रबड़ को देखोगे, प्लास्टिक को देखोगे, इसलिए आप कभी भी अपने घर पे नोटिस करना, आपके जितने भी स्विचेस है, जितने भी स्विच बोर्ड्स है, वो किससे बनाए जाते हैं, प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप उसको टच करो एकदम से आपको करंट लग जाए। तो इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देते हैं, ठीक है। रबर और प्लास्टिक इसके एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे आता है, वो क्या करेंगे, आपको मेटल वायर लिखेंगे, आयरन नेल लिखेंगे, रबड़ लिखेंगे और कॉपर लिख देंगे। आपसे पूछेंगे कि इनमें से इंसुलेटर कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें से रबर जो है वो इंसुलेटर है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्लग होते हैं, सॉकेट होते हैं, वो किसके बने होते हैं, कंडक्टर्स के बने होते हैं, ठीक है। और आपके जो बाहर की जो कवरिंग होती है, आपके रबर वायर की, जो आपका इलेक्ट्रिकल वायर है उसकी जो कवरिंग है, आपके जो प्लग का टॉप है, आपका जो बोर्ड लगा हुआ है, वो सब किससे बने होते हैं, आपके इंसुलेटर से बने होते हैं, ताकि आपको करंट ना लग जाए, ठीक है। गलती से भी टच हो जाए तो आपको करंट ना लग जाए, इसलिए वो किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। उसके बाद देखो, ये है हमारी टॉर्च। तो आपकी टॉर्च में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक स्लाइड स्विच होता है जिसको आप स्लाइड करके ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। उसके अंदर फिर आपके इलेक्ट्रिक सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो देखो, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो कनेक्टेड होता है नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। उसके बाहर इसका एक बाहर का कवर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक की केसिंग बोलते हैं। फिर यहाँ पे है ना एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, ठीक है, जो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। ये हमारी जो टॉर्च होती है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये था हमारा 6th क्लास में हमें करंट चैप्टर से क्या क्या मालूम होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारे 7th क्लास। 7th क्लास की एनसीईआरटी में हमें क्या बोला गया है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो यहाँ से एग्जाम में ना डिफरेंट आपको सिंबल्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि किस चीज़ का सिंबल है। तो देखो, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपका स्विच ऑन पोजीशन में है तो क्या होगा, अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो ऑफ पोजीशन होगा। अगर बहुत सारे सेल्स मैंने एक साथ बना रखे हैं उसको हम बैटरी बुलाते हैं, और वायर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम में है ना आपको मैच करने के लिए जाता है, वो डिफरेंट सिंबल्स बनाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किस चीज़ का सिंबल है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा किस चीज़ का सिंबल है। उसके बाद आता है बैटरी। तो जब आप है ना दो या दो से अधिक सेल्स को आपस में लगा देते हो, पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल होगा, जैसे जैसे आप इनको अरेंज करते जाते हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बुलाते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस आपने सेल्स के लगा दिए, इसको हम क्या बुलाते हैं, बैटरी बुलाते हैं, ठीक है। तो जो मेटल स्ट्रिप होता है उसके ऊपर एक मोटा सा तार लगा होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो आपसे ना ऐसा पूछा जाता है क्या पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी में, नहीं, हम है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव को साथ में रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेल्स के ऊपर है ना इसलिए सिंबल्स बने भी रहते हैं, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। कभी कभी होता है आपने सेल डाल दिया लेकिन आपका ऑन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने है ना पॉजिटिव एंड पॉजिटिव को साथ में कांटेक्ट में रख दिया होता है। तो आपको ना पॉजिटिव को नेगेटिव के कांटेक्ट में रखना है, ठीक है। तो जब आप बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगा देते हो, कॉम्बिनेशन में लगा देते हो, उसको हम कहते हैं बैटरी, ठीक है। फिर आपका जो वायर है जो इनके टच में है वो गर्म हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास होने लगेगा। अगर आप देखोगे बहुत किसी अप्लायंस को आप बहुत देर से आपने ऑन किया है, उसके वायर को कभी आप टच करोगे ना तो वो गर्म हुआ रहता है, और इसको हम क्या बुलाते हैं, इस इफेक्ट को हम क्या बुलाते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बुलाते हैं। यानी कि करंट पास होने की वजह से जो हीटिंग हो रही है, जो हीटिंग जनरेट हो रही है, जो हीट जनरेट हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसलिए कभी कभी आप देखोगे इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हमने कोई डिवाइसेस भी बना रखे हैं। अगर आपको सर्दियों में अपने गर्म कमरे को गर्म रखना है तो आप क्या करते हो, हीटर चला लेते हो, इलेक्ट्रिक हीटर चला लेते हो, ठीक है। या फिर आपको कुकिंग करनी है तो इन सब के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, हीटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इन सब के अंदर है ना एक वायर की कॉइल होती है, और जब इसके थ्रू बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो गर्म हो जाएगी, और उस गर्म पार्ट का इस्तेमाल करके हम अब वो चीज़ कर लेंगे जो हमें करनी है, जैसे कि हमें अपने कमरे को गर्म रखना है। तो जो ये कॉइल और वायर होती है इसको हम क्या बुलाते हैं, एलिमेंट बुलाते हैं। ये देखो, ये आपका हीटर है, और इस तरीके से जो आपको ये पूरा का पूरा ऐसे 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 दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारी कॉइल है, ठीक है।
ये वो वाला पार्ट है जो गर्म हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, जैसे कि हमारा इमर्शन हीटर है, हॉट प्लेट्स है, हमारी जो प्रेस होती है आयरन जिसको हम बोलते हैं, हमारे घर में जो गीज़र लगा होता है, हमारी जो इलेक्ट्रिक केटल होती है यानी कि बिजली से चलने वाली जो केटल होती है, हमारे जो हेयर ड्रायर्स होते हैं, इन सब के अंदर है ना आपको एलिमेंट्स ऐसे बाहर नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इनका एलिमेंट जो है वो अंदर की तरफ छुपा रहता है। ठीक है, जब आप उसको पूरा खोलोगे तब आपको दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इस चैप्टर से। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत बार LED का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो जब आपको है ना लाइट प्रोड्यूस करनी है, किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की आपको लाइट चाहिए, तो हमें ना LED बल्ब्स, आप देखोगे आजकल है ना गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहता है कि आप अपने घर में है ना LED बल्ब्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये जो हमारे नॉर्मल बल्ब्स होते थे ना, हमारे इनकैंडेसेंट बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जो होती है, उनके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये बिजली का इस्तेमाल है ना बहुत कम करेंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पहले के बल्ब होते थे। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट बने, हम इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाए, इसलिए हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं अपने घर में, LED बल्ब यूज़ करते हैं। LED का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। उसके बाद है ना आपकी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और CFLs होती है, इनके अंदर है ना मरकरी वेपर्स भरी रहती हैं, और आपको पता है मरकरी जो होता है वो बहुत ही टॉक्सिक होता है नेचर में। आपने देखा होगा पहले ना हमारा जो थर्मामीटर होता था उसके अंदर भी है ना मरकरी भरा रहता था, तो गलती से अगर मरकरी आपके अंदर चला जाता है तो एक तो आपको मीना मैटर डिजीज हो जाती है, और आपको और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डैमेज फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और CFL जो होते हैं उनको, आपको उनका जो वेस्ट है उसको बहुत ही सेफ्टी के साथ डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। कहीं भी आप उसे अगर फेंक दोगे और किसी के टच में अगर वो आ गया तो उसको है ना बहुत सारी डिजीज हो सकती है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपके है ना कुछ ऐसे वायर्स होते हैं, उन्हें स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है, तो वो बहुत जल्दी क्विकली गर्म हो जाते हैं। ठीक है, और गर्म होके पिघल जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि सोचो बहुत ज़्यादा हाई पावर का इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में आ रहा है। ठीक है, और वो आपके सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को ख़त्म कर सकता है, ख़राब कर सकता है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो सारे डिवाइसेस होते हैं उनकी एक रेंज होती है जिसपे वो सब काम कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ही हाई वोल्टेज की आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाते हैं। तो ये जो वायर होता है ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, जैसे ही इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ रही है तो ये खुद को मेल्ट कर देता है, और पूरा का पूरा जो आपके घर का सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। एकदम से आप कहोगे ना फ्यूज़ उड़ गया है, तो फ्यूज़ उड़ जाने का मतलब क्या है, वो जो वायर था वो मेल्ट हो गया है, और उसने है ना इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में पास नहीं होने दिया, तो आपके जितने भी डिवाइसेस है वो सब सेफ रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इस्तेमाल करना बहुत अच्छा आइडिया है। ये बहुत ही क्विकली मेल्ट हो जाता है। आपको याद रखना है कि जैसे इससे एक पर्टिकुलर रेंज है, वो पर्टिकुलर रेंज जैसे ही क्रॉस होगी एकदम से मेल्ट करेगा, और आगे का जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके घर में नहीं जाने देगा। उसके बाद होता है आजकल हमारे घरों पे अगर आप देखोगे तो हमने MCB लगा रखी होती है। MCB का फुल फॉर्म पूछा जाता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इनको है ना फ्यूज़ की जगह पे आजकल हम इनको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एकदम से क्या होता है ये अपने आप ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी का लेवल बहुत हाई हो जाता है, हाई वोल्टेज आ रहा होता है, तो एकदम से आप देखोगे, आप बोलते हो MCB गिर गई। MCB गिर गई का मतलब होता है क्या करता है, जैसे इसे लगता है कि सर्किट है ना इस लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करता है, अपने आप को नीचे डाउन कर देता है और गिर जाता है। उसके बाद है ना आप बाद में देखते हो कि अब इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल हो गई, फिर आप इसको उठा देते हो और फिर से आपके घर के सारे अप्लाइंसेस चलने लग जाते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, LED का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, MCB का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्यूज़ जो होते हैं वो किस काम आते हैं, MCB किस काम आती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपके घर के जो बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको सेफ रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, MCB का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने MCB नहीं लगा रखी होगी तो क्या होगा, एकदम से बहुत ही तेज़ वोल्टेज का करंट आएगा और आपके घर में जितने भी अप्लाइंसेस हैं मोस्ट ऑफ देम वो ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, ये तो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब आपके तारों में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उससे जो गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, आपने उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बना लिए। तो एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको किसने डिस्कवर किया था, हैंस क्रिस्टियन ऑस्ट्रेड ने। वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि जब आप है ना इलेक्ट्रिक करंट को किसी के पास लेके जाते हो, कंपस के पास लेके जाते हो, तो आपकी जो कंपस की निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे करंट के पास है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है। जब आप किसी इलेक्ट्रिक करंट जिसमें से करंट पास हो रहा है उसके पास किसी कंपस को लेके
जाओगे तो वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि आपकी जो निडल है, कंपास की जो निडल है वो थोड़ा सा मूव करने लग जाती है। इसको हम क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बुलाते हैं, ठीक है। और इसी का इस्तेमाल हम करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने है ना कोई इंसुलेटेड प्लास्टिक शीट ली, ठीक है, उसके ऊपर आपने है ना बहुत सारी वायर को लपेट दिया, ठीक है, बहुत सारी आपने उसके पास पिन्स लगाई, तो आपने थोड़ी देर के बाद देखा वो जो पिन है अब वो उस नेल से अटैच नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर इस कोयल में जो आप इस एक्टिविटी में आपने देखा जो मैग्नेट है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, वो आपकी जो कोयल है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि जैसे ही उसके पास से करंट पास हो रहा है तो वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को बंद कर दोगे तो आपकी जो कोयल है उसने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दिखाना बंद कर दी, यानी कि वो आयरन नेल जब तक उसके अंदर से करंट पास हो रहा है तब तक वो आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है, जैसे ही आप करंट बंद कर रहे हो तो वो अपने तरफ आयरन नेल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी है तब तक तो मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी तो मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगी। उसके बाद क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसको आप इस्तेमाल करते हो, आपके जो कूड़ा है वहां पर जितने भी आयरन वाले पार्टिकल्स है जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट है, जब आप बहुत बड़े जंक में से है ना वो पार्टिकल्स निकालना चाहते हो जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट है, वहां पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगर आपकी आंखों में कोई पीस चला गया, आपके कान में कोई पीस चला गया, उसको निकालने के लिए डॉक्टर्स जो है वो टाइनी छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कुछ टॉयज भी होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, ठीक है, जो कुछ खिलौने भी होते हैं जिनके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट को कहते हैं जो इसलिए मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है क्योंकि उसके थ्रू करंट पास हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप करंट बंद कर दोगे उसके थ्रू करंट पास नहीं होगा तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करना भी बंद कर देगी। उसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, ठीक है। तो हम है ना एक वायर लेते हैं और उसके कॉइल को उसको है ना एक राउंड आयरन पीस के थ्रू बहुत सारा लपेट लेते हैं, ठीक है। तो आपकी जो कॉइल है वो किसकी तरह एक्ट करने लग जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाती है, ठीक है। फिर आप आयरन स्ट्रिप से है ना एक पॉइंट पे क्या रखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रही है। अब जैसे ही आप आयरन स्ट्रिप को हटाओगे, ये अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रही थी और ये है ना एकदम से रिंग करेगी, ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो जब आप है ना इलेक्ट्रिक सिटी का इस्तेमाल करके साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही आयरन स्ट्रिप को पुल कर रही है और सर्किट ब्रेक हो जा रहा है, इसकी तरफ से कोयल की तरफ से जो करंट फ्लो हो रहा था वो एकदम से रुक जाता है, ठीक है। अब कोयल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रही, अब वो आयरन स्ट्रिप को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और जैसे ही हम करंट पास करना बंद कर देंगे तो वो अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, जो रिंगिंग साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो फिर से हमने उसकी तरफ से करंट पास किया, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव किया, उसने आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और एकदम से हैमर जो होगी वो स्ट्राइक करेगी जाके और आवाज आएगी, इस तरीके से आपकी बेल रिंग करती है। ये थे हमारे 6th और 7th क्लास के एनसीईआरटी। उसके बाद जो हमारी 8th क्लास की एनसीईआरटी है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, तो जब है ना आप इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देते हैं उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है वो हमारे गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से इजीली पास नहीं होने देते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बुलाते हैं। आपके जितने भी रबड़, प्लास्टिक, ये सब कुछ किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं, और आपके जो कॉपर और एल्यूमिनियम है ये गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। उसके बाद जो आपके लिक्विड्स होते हैं ना उनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने है ना 2 इलेक्ट्रिक वायर सर्किट को पूरा कंप्लीट किया और आपने है ना अपनी 2 इलेक्ट्रिक रोड्स को किसमें इमर्स करके रख दिया, आपने उसे पानी में इमर्स किया और उसके अंदर आपने सॉल्ट डाला हुआ था। तो आप देखोगे आपका जो फिलामेंट है, आपका जो बल्ब है वो तब भी जल रहा है। तो क्या बताता है ये, हमें ये बताता है कि आपका जो करंट है वो लिक्विड्स के थ्रू भी पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं हमारे लिक्विड्स भी, ठीक है। तो आपको पता है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि जब करंट पास हो रहा है और आपका जो तार है वो गर्म हो जा रहा है, इसकी वजह से जो आपका फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर पे ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, चमकना स्टार्ट कर देता है। जब आपका सर्किट बहुत कमजोर होता है, फिलामेंट उतने अच्छे से
नहीं चमक रहा होता है। एलईडी का फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, बहुत बार पूछी जाती है। उसके बाद होता है आपका डिस्टिल वाटर। तो जब भी आप है ना लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं, केमिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर से सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये है ना इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता, पुअर कंडक्टर होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। कभी कभी है ना हमें पता है कि लिक्विड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो वो हमसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डिस्टिल वाटर कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा डिस्टिल वाटर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर मैं डिस्टिल वाटर के अंदर नमक डाल दूं, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर बन जाता है, तब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होती रहती है। उसके बाद आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, विलियम निकोलसन उनका नाम था। उन्होंने बताया कि जब आप है ना पानी के अंदर इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज करके रखते हो, डुबा के रखते हो, तो करंट उनसे जब पास होता है ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। जो आपके ऑक्सीजन के बबल होंगे वो आपकी इलेक्ट्रोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर आ रहे होंगे, और आपके जो हाइड्रोजन बबल्स होंगे वो दूसरी इलेक्ट्रोड पर आ रहे होंगे, ठीक है। ये किसने बताया था? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया है? विलियम निकोलसन ने दिया है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने दिया है? हंस ऑस्ट्रेड ने दिया है, ठीक है। उसके बाद है ना जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू से पास हो रहा होता है, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है आपके गैस के बबल बन सकते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल बन सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया। उसके अलावा है ना आपके कुछ मेटल्स भी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं, आपके सोल्यूशन का कलर भी बदल सकता है। ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, किस टाइप का केमिकल इफेक्ट आपके करंट में टेक प्लेस कर रहा है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है? तो अगर आप है ना किसी मेटल को बचाना चाहते हो, बहुत लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना चाहते हो, और उसके ऊपर आप है ना एक किसी डिजायर्ड मेटल की एक लेयर डिपॉजिट कर देते हो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके प्लेटिंग की है, किसी चीज की लेयर बनाई है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन है, सबसे कॉमन एप्लीकेशन है ये किसका? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है, बहुत सारी कोटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। आपको पता है हम अपने मेटल्स को है ना बचाना चाहते हैं, आपको पता है हमारे मेटल्स जो है वो कोरोड करते हैं, हमारा जो लोहा होता है वो कोरोजन करता है, हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी जब आप है ना अपनी मोटरसाइकिल को देखोगे, बाइसिकल को देखोगे, उनके हैंडल्स को देखोगे, आपके किचन के जो गैस बर्नर्स है उन सबको देखोगे, तो उन सबको है ना वो लोहे से बने रहते हैं, तो उनको बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट रखने के लिए हम क्या करते हैं? क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं, यानी कि क्रोमियम मेटल की एक लेयर हम उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चढ़ा देते हैं। तो एक तो बहुत ही क्रोमियम के पास है ना एक बहुत ही शाइनी अपीयरेंस होता है, ये आसानी से कोरोड नहीं होगा, खराब नहीं होगा, कोरोजन की प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। आपके जितने भी स्क्रैचेस, अगर कोई स्क्रैच मार रहा है, आपकी बाइसिकल पे स्क्रैच मार रहा है, आपकी गाड़ी के हैंडल पे स्क्रैच मार रहा है, तो स्क्रैचेस से बचाएगा, ठीक है। क्रोमियम जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी चीज़ों का प्राइस बढ़े, तो हम है ना क्रोमियम की जगह पे सस्ता काम करने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरे मेटल का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है ना आपको पता है हमारा जो खाना होता है उसको हम है ना टिन कैन में स्टोर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या करते हैं? वो आयरन का बना हुआ है, लेकिन हमने उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, किसकी? टिन की लेयर चढ़ा दी, क्योंकि टिन जो होता है ना वो आयरन के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। तो जो हमारा खाना है वो आयरन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो किसके कांटेक्ट में आएगा? टिन की लेयर के कांटेक्ट में आएगा, और हमारा खाना आसानी से खराब नहीं होएगा, कोरोड नहीं होएगा, कोरोजन की प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, और खाना खराब होने से बच जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड हम किस में इस्तेमाल करते हैं? हमारे जो बाइसिकल्स के हैंडल है, कार के हैंडल्स है, हमारी किचन है, वहाँ उनके ऊपर क्रोमियम की लेयर चढ़ा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे फूड जो स्टोर रहते हैं उसमें हम टिन कैन इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आप एक लेयर चढ़ा देते हैं। उसके बाद है ना आपको पता है हमारे जो आयरन है वो ब्रिजेस बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आपकी जो गाड़ी वाड़ी है सब किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है, ठीक है। और आपको पता है जो हमारा लोहा होता है जब वो पानी के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो रस्टिंग दिखाने लग जाता है, कोरोजन होने लग जाता है, रस्टिंग होने लग जाती है, जंग लगने लग जाता है उस पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर है ना जिंक की एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, आयरन के ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं ताकि उसका कोई कोरोजन ना हो, रस्ट का फॉर्मेशन ना हो। ये है ना चीज़ों की लाइफ को
इंक्रीज करने के लिए होता है, आपकी गाड़ी सालों साल चलती रहे, आपके जो ब्रिजेस है वो सालों साल चलते रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी आपने सुनी होगी, कभी कभी होता है हम है ना सिल्वर और गोल्ड जो है वो बहुत महंगे आते हैं और हम है ना इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल सी ज्वेलरी हमने ली और उसके ऊपर हम कहते हैं सोने और चांदी का पानी चढ़ा दिया, ठीक है, तो वो है ना लुक तो देगा एकदम गोल्ड जैसा, सिल्वर जैसा, बहुत ही शाइनी अपीयरेंस देगा, लेकिन वो होता नहीं है गोल्ड एंड सिल्वर, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक तरीका है, आपने किसी मेटल की लेयर डिपॉजिट कर दी है। थैंक यू, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।